प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी नई वीडियो है ये एनसीईआरटी मैथ्स 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 पर मेरा ये नया वीडियो है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन पे जाएं, स्मिरू ठाकुर सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें और जो इसमें बेल आइकन है, बेल बटन है, इसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 3.6 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने वाले समीकरण। तो हम आमतौर पे कई समीकरण आपके पास ऐसे होते हैं जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की तरह दिखते नहीं हैं, पर उसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदल जाते हैं। तो हम इस तरह के रैखिक समीकरण के युग्म इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपको पहला प्रश्न दिया है कि निम्न को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपको दो समीकरण दिए हैं वो है 1/2x जमा 1/3y बराबर है 2, और दूसरा समीकरण है 1/3x जमा 1/2y बराबर है 13/6। अब ये कहीं से भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरह नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि x इसमें नीचे है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आमतौर पे x और y जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो इसमें कहाँ है x और y? वो नीचे हैं। तो हम कैसे इनको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/x है इसको हम कोई और चर ले लेंगे जैसे p या q, जिससे कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 1/x को p ले लेते हैं और 1/y को q ले लेते हैं। तो जैसे ही हम 1/x को p लेंगे और 1/y को q लेंगे तो जो चर आ जाएंगे हमारे वो ऊपर आ जाएंगे, और चर जैसे ही ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आसानी से बन जाएंगे। देखिए आप कैसे, तो 1/x p हो गया, तो ये समीकरण बन जाएगा p/2 जमा q/3 बराबर है 2। अब देख लीजिए आप कि यहाँ पर ये जो रैखिक समीकरण जो बना है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ भिन्न है, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है भिन्न हटाने के लिए हमको क्या करना होता है, पूरे समीकरण को गुणा करना होता है। तो अगर हम पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर दें तो ये भिन्नें हट जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, अब इस पूरे समीकरण को दोनों ओर 6 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 से जैसे p/2 को गुणा करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 3p। यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, यहाँ पर आ जाएगा 2q, और यहाँ पर 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने 1/x p के बराबर लिया, 1/y q के बराबर लिया, तो समीकरण 1 से आपके पास जो समीकरण 3 बना है वो आपका कैसा समीकरण, वो आपका समीकरण युग्म बन गया है वैसा जैसा आप चाहते थे। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है उसमें भी 1/x को p और 1/y को q पुट करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, p/3 जमा q/2 बराबर है 13/6। अब वैसे ही भिन्नों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से इस पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2p जमा 3q बराबर है 13। तो आपको पता चल गया। एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा कि ये जो समीकरण युग्म दिया है हमें, ये वास्तव में रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर हैं वो नीचे है। तो हमने इसको बदलने के लिए, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के लिए क्या किया, हमने एक प्रतिस्थापन किया, और वो प्रतिस्थापन है 1/x p के बराबर लिया और 1/y q के बराबर लिया। और जैसे ही हमने लिया उसके बाद
जो भिन्नों वाला आपका समीकरण बना, भिन्ने हटा दी हमने 6 से दोनों तरफ गुणा करके, और आपके पास अब समीकरण युग्म बन गया है समीकरण 3 और समीकरण 4। अब जैसे ही आपके पास समीकरण युग्म बन गया है, अब आपके पास 4 तरीके हैं इसको हल करने के। जैसे आप अभी तक प्रश्नावली 3.1 से 3.5 तक आपने यही पढ़ा कि समीकरण युग्म को आप कैसे हल करते हो। तो आपके पास बेसिकली 4 तरीके हैं समीकरण युग्म को हल करने के। पहला तरीका है आपका ग्राफीय विधि, दूसरा तरीका प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तरीका है आपके पास विलोपन विधि, और चौथा तरीका है वज्र गुणन विधि। तो हम कोई एक विधि लगाएंगे, आपकी मर्जी, आप किसी भी विधि से इस समीकरण युग्म को आप हल कर सकते हैं। तो 3p जमा 2q 12 के बराबर है, तो हम इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p के गुणज बराबर करने पड़ेंगे। और p के गुणज कब बराबर होंगे, अगर इस पूरे समीकरण को मैं 2 से गुणा करूँगा और समीकरण 4 को मैं 3 से गुणा करूँगा, तो जो p के गुणज हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर समीकरण 3 को 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है विलोपन विधि। तो वैसे ही समीकरण 4 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि p के गुणज जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो अब जब गुणा करेंगे तो 2 तिये 6p, 2 दूने 4q और 12 दूने 24, ये आ गया आपका समीकरण 5। वैसे ही 3 दूने 6p, 3 तिये 9q और 13 तिये 39। तो ये आपके पास आ गए समीकरण 5 और 6। अब आपको पता है विलोपन विधि में क्या करते हैं, अब जब p के गुणज बराबर हो गए तो 5 में से हम 6 को माइनस कर लेंगे। तो 5 में से हम 6 को माइनस कर लेंगे। तो 5 में से जैसे ही 6 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो 6p जमा 4q 24 है और 6p जमा 9q 39 है। तो जब 5 में से 6 को हम माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6p से 6p कट जाएगा, 6p से 6p आपका कट जाएगा। 4q में से 9q माइनस किए रह जाएंगे -5q, और 24 में से 39 माइनस करेंगे तो रह जाएगा -15। तो q यहाँ पर कितना आ जाएगा, q आ जाएगा -15 बटा -5, मतलब q आपके पास आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमने q का मान यहाँ पर निकाल लिया। q का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब हम q का मान जो है वो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 3 में रखें चाहे समीकरण 4 में रखें। तो अब हम क्या करते हैं, q का मान हम या तो समीकरण 3 में रखेंगे या समीकरण 4 में रखेंगे। तो q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो q का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम, तो जो आपका समीकरण बन जाएगा वो है 3p जमा 2 गुणा q, q की जगह हमने कितना ले लिया 3, बराबर है 12। अब 3 दूने होते हैं 6, तो 3p जमा 6 12 के बराबर आ जाएगा, मतलब 3p बराबर है 12 माइनस 6, 3p आ गया 6 के बराबर। तो 3p अगर 6 के बराबर है इसका मतलब p आपका आ जाएगा 6/3, और 6/3 कितना होता है 2, तो आपके पास p आ जाएगा 2 के बराबर। तो इस तरह से हमने p और q का मान तो ज्ञात कर लिया है। अब जो p और q का मान ज्ञात कर लिया है हमने, अब हम x और y का मान भी इससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में जो प्रतिस्थापन किया था वो था 1/x p के बराबर लिया था और 1/y q के बराबर लिया था। तो अब हमें क्योंकि p और q का मान पता चल चुका है तो x और y का मान भी हमें पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे अब हम जानते हैं कि 1/x है p के बराबर, इसका मतलब 1/x किसके बराबर है 2 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा, 1/x अगर 2 के बराबर है, x को आप इधर ले आइए, 2 को इधर ले आइए, तो x 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो अतः x बराबर है 1/2। वैसे ही 1/y q के बराबर है, तो 1/y किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो y को दोबारा से इस तरफ ले आइए, 3 को इस तरफ ले आइए, तो y आपका आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से समझाना चाहूँगा आपको कि इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि क्या चीज़ प्रतिस्थापित की जा सकती है जिससे कि ये साधारण समीकरण युग्म में परिवर्तित हो जाए। तो इसीलिए
ये चीज़ पहला स्टेप आपको समझने वाला है कि 1/x यहाँ पर p के बराबर लिया और 1/y q के बराबर लिया। फिर आपके साधारण समीकरण बन गए, और जैसे ही आपके पास समीकरण युग्म बन गए, फिर आपने क्या किया, विलोपन विधि से इसको हल करके p और q का मान निकाल लिया। जैसे ही आपका p और q का मान निकल लिया, अब आपने जो प्रतिस्थापन किया था उसमें p और q का मान रख लेंगे तो x और y का मान आपका निकल जाएगा। अब वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जैसे दूसरा प्रश्न है 2/√x जमा 3/√y बराबर है 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर है -1। तो देखिए ये भी समीकरण युग्म है, इनको हम नंबर 1 और नंबर 2 देते हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें भी वैसा ही है कि ये समीकरण युग्म जो है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरह नहीं है, तो इसलिए हमें उसमें बदलना पड़ेगा। तो जैसे पिछली बार हमने 1/x y के बराबर लिया था, सॉरी 1/x p के बराबर लिया था, 1/y q के बराबर लिया था, तो अब आप सोचिए कि हमें क्या प्रतिस्थापन करना है जिससे कि यह साधारण समीकरण बन जाए। तो थोड़ा सा सोचिए, और थोड़ा सा सोचने के बाद आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि हमें प्रतिस्थापन क्या करना है। 1/√x हमने p के बराबर लेना है और 1/√y हमें q के बराबर लेना है। तो जैसे ही हम 1/√x को p के बराबर लेंगे और 1/√y को q के बराबर लेंगे, तो ये जो समीकरण आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p जमा 3q बराबर है 2। वैसे ही ये वाला समीकरण बन जाएगा 4p माइनस 9q बराबर है -1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक समीकरण युग्म अब बन चुका है, और इस समीकरण युग्म से हमने p और q का मान निकालना है। तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, आपके पास 4 विधियाँ हैं, पर मैं जो इसमें विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना है, p का गुणांक बराबर करना है। और p का गुणांक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब इस पूरे समीकरण 3 को हम अगर 2 से गुणा कर दें तो p का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को करते हैं 2 से गुणा, और समीकरण 4 को ऐसे ही रहने देते हैं या 1 से गुणा करते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तब p का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो 2 से 2 को गुणा किया आ जाएगा 4p, 2 को 3 से गुणा किया आ जाएगा 6q, और 2 दूने हो गए 4। नीचे वाला समीकरण हमने 1 से गुणा किया या वैसा का वैसा ही रहने दिया, तो आपके पास आ जाएगा 4p माइनस 9q बराबर है -1। तो पिछले सवाल की तरह ही अब हम 5 से समीकरण 6 को माइनस करेंगे, और जैसे ही हम माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 4p से 4p कट जाएगा, और 6p जमा 9q हो जाएंगे 15q, और 4 और 1 हो जाएंगे 5। तो 15q 5 के बराबर है, इसका मतलब कि q आ जाएगा आपके पास 5/15, और 5/15 कितना होता है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5/15 होता है 1/3 के बराबर। तो आपके पास जो q आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1/3। मैं बताता हूँ आपको, q आ जाएगा 1/3। तो ये जो q का मान आ गया आपका 1/3, ये अब आपने समीकरण 3 या 4 में रखना है। तो मैं इसको समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो q का मान जैसे ही 3 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 समीकरण 2p जमा 3 गुणा q की जगह ले लिया 1/3 बराबर है 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास समीकरण क्या बन जाएगा, 2p जमा 1 बराबर है 2, या 2p बराबर है 2 माइनस 1। तो 2p किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो 2p 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा आपका 1/2 के बराबर। तो अब आपने p और q का मान आपने निकाल दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, p और q का मान अब आपको क्या करना है, जो आपने शुरू में प्रतिस्थापन किया था उसमें p और q का मान पुट कर लेना है। तो अब हमें पता है 1/√x है p के बराबर, इसका मतलब 1/√x किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। अब आप दोनों समीकरणों में आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इधर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो √x आ गया आपका 2 के बराबर।
अब दोनों साइड अब अगर आप वर्क कर दें, दोनों ये जो समीकरण की जो दोनों साइड है इसका अगर आप वर्क कर दें तो यहाँ भी वर्क कर दें तो अंडर रूट एक्स का वर्क मतलब x, और 2 का वर्क कितना आ जाएगा 4, अतः x आपके पास आ जाएगा 4 के बराबर। वैसे ही हमें पता है 1/√y q के बराबर है, तो 1/√y क्योंकि q के बराबर है तो आपके पास यहाँ पर y आएगा, सॉरी 1/√, जो y है वो आ जाएगा आपके पास 1/3 के बराबर। दोबारा से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो √y आ जाएगा आपके पास 3 के बराबर। दोनों तरफ आप वर्क करेंगे तो √y का वर्ग रह जाएगा y और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो इस तरह से y आपके पास 9 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y का मान यहाँ पर निकाल दिया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने x और y का मान सही निकाला है या नहीं, आप ये दोनों x और y की वैल्यू इनमें पुट कर लीजिए जो आपके पास ऊपर समीकरण दिए हैं। इन समीकरणों में आप x और y की वैल्यू पुट करके देखिए, अगर आपकी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाएंगे इसका मतलब आपने x का मान और y का मान बिल्कुल सही लिया है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। वैसे ही चलते हैं हम इसके अगले भाग पे। तो अगला भाग जो तीसरा प्रश्न है इसमें भी देखिए आप समीकरण दिए हैं, और वो जो समीकरण है वो है 4/x जमा 3y बराबर है 14 और 3/x माइनस 4y बराबर है 23। तो इस समीकरण में अगर आप देखें कि इसमें एक चर तो ऊपर है, एक चर ऊपर है लेकिन दूसरा चर नीचे है, तो इसमें जो हमने विस्थापन करना है हमें सिर्फ एक ये वाला जो पद है इस पद को ही सिर्फ ठीक करना है। y वाला पद तो पहले से ही ठीक है, तो y वाले पद को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, y वाला पद ठीक है। x वाला जो पद है वो सिर्फ हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो आप सोचिए कि इसमें हमने क्या प्रतिस्थापन करना है। y वाला तो छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही ऊपर है। x वाले को प्रतिस्थापित करना है, तो हम क्या प्रतिस्थापन करेंगे इसमें, हम प्रतिस्थापन करेंगे 1/x बराबर है p। तो y को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि y अपने आप ही पहले से ही ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एक प्रतिस्थापन इसमें होगा, वो है 1/x बराबर है p। तो 1/x जैसे ही हम p रखेंगे इसके इस समीकरण में, तो ये समीकरण बन जाएगा 4p जमा 3y बराबर है 14। वैसे ही नीचे वाला समीकरण बन जाएगा 3p माइनस 4y बराबर है 23। तो अब आप देख सकते हैं कि एक समीकरण युग्म बन गया। इसमें बेशक एक्स वाई नहीं है पर पी और वाई तो है, एक चर इसमें पी है और दूसरा वाई है। तो अब हमारे पास ये जो समीकरण युग्म बना है, अब हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, कि हमने गुणांक बराबर करने होते हैं। तो मैं p के गुणांक बराबर कर रहा हूँ, तो p के गुणांक कैसे हम बराबर करेंगे, इस पूरे समीकरण को मैं 3 से गुणा करूंगा ताकि ये 4×3 12p हो जाए। नीचे वाले समीकरण को मैं 4 से गुणा करूंगा ताकि 3×4 12 हो जाए। फिर p के गुणांक बराबर हो जाएंगे, फिर हम जैसे अभी तक करते आए थे वैसे कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को करते हैं 3 से गुणा और समीकरण 4 को करते हैं हम 4 से गुणा। क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि हमारे p के गुणांक बराबर हो जाए, विलोपन हो जाए और उससे जो आपका p का मान कैलकुलेट हो जाए, p और y का मान कैलकुलेट हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो गुणा करने के बाद आ जाएगा 3×4 12p, 3×3 9y बराबर है 14×3 42, वैसे ही 4×3 12p माइनस 4×4 16y बराबर है 92। तो ये आपके पास आ गया समीकरण 5 और समीकरण 6। तो अब क्योंकि p के गुणांक बराबर हो चुके हैं, अब आपको क्या करना है, 5वें समीकरण से छठे समीकरण को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6। तो एज इट इज आप इन समीकरणों को लिखोगे और चिन्ह बदल दोगे नीचे वाली साइड पे, जैसे आप माइनस करने पर करते हैं। तो चिन्ह जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12p से 12p कट जाएगा और 9y जमा 16y हो जाएगा 25y, और 42 में से 92 माइनस करेंगे तो रह जाएगा -50। तो अब आप देख सकते हैं कि 25y माइनस 50 के बराबर है, तो y कितना हो जाएगा, -50/25, और -50/25 होता है -2। तो अतः y आपके पास आ जाएगा -2।
अब ये जो y माइनस 2 है इसका मान आप समीकरण 3 में रखोगे। तो 3 में आप इसका मान रखोगे तो जो आपका समीकरण है, अब ये y का मान आपको क्या करना है, समीकरण 3 में रखना। आप 4 में भी रख सकते हो पर मैं इसमें 3 में रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपका जो समीकरण बन जाएगा वो है 4p जमा 3 गुणा माइनस 2 बराबर है 14। अब 3 दूने होते हैं 6 तो माइनस 6 हो जाएगा। जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका मतलब 4p आ जाएगा 14 जमा 6, 4p आ जाएगा 20 के बराबर। तो 4p अगर 20 के बराबर है तो p आ जाएगा आपका 20/4, क्योंकि 4 उस तरफ चला जाएगा तो 20/4 कितना होता है 5। तो p आ जाएगा आपके पास 5। पर हमें p थोड़ी निकालना, हमें तो x निकालना है। तो इसीलिए ये जो शुरू में प्रतिस्थापन हमने किया था यहाँ पर हम p का मान रख लेंगे। अब 1/x p के बराबर है, इसका मतलब 1/x है 5 के बराबर। तो x आ जाएगा आपका, x इस तरफ ले जाइए 5 इस तरफ ले आइए, तो x आ जाएगा 1/5। तो x आपका 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x और y का जो मान है वो कैलकुलेट कर लिया। x 1/5 है और y आपका -2 है। वैसे ही चलते हैं इस प्रश्न के अगले भाग पे। तो जो चौथा भाग है इसका वो है, इसमें भी आपको दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है 5/x-1 जमा 1/y-2 बराबर है 2। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। वैसे ही दूसरा समीकरण है आपके पास 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर है 1। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या प्रतिस्थापन करना है कि ये साधारण समीकरण बन जाए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके प्रतिस्थापन समझ में आ जाए कि आपको क्या प्रतिस्थापन इसमें करना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 1/x-1 को p लेना है और 1/y-2 को q लेना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रतिस्थापन होगा वो होगा 1/x-1 p के बराबर ले लीजिए और 1/y-2 q के बराबर ले लीजिए। तो जैसे ही आप ये प्रतिस्थापन करोगे 1/x-1 बराबर है p और 1/y-2 बराबर है q, तो आपके पास जो समीकरण 1 है वो बन जाएगा 5p जमा q बराबर है 2। वैसे यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 6p माइनस 3q बराबर है 1। तो ये जो समीकरण है इसको आपने समीकरण 3 और 4 दे दिया। अब आपको क्या करना है, p के गुणांक करने हैं बराबर। तो p के गुणांक कैसे बराबर करेंगे, इस तीसरे समीकरण को आप 6 से गुणा कर लीजिए और चौथे समीकरण को आप 5 से गुणा कर लीजिए, तो p के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 को करता हूँ 6 से गुणा और समीकरण 4 को करता हूँ 5 से गुणा। तो ऐसा गुणा करके p का गुणांक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका जो समीकरण बन जाएगा वो है 6×5 30p जमा 6 गुणा q 6q 6 दूने 12। वैसे नीचे वाला समीकरण बन जाएगा 30p माइनस 15q बराबर है 5। तो अब क्योंकि p के गुणांक आपके बराबर हो गए हैं, अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 5 में से 6 को माइनस करना होता है। तो आप समीकरण 5 में से 6 को माइनस कर लीजिए। तो माइनस करके एज इट इज़ ही आपको समीकरण लिखने हैं, सिर्फ नीचे वाले जो समीकरण है उसके चिन्ह आपको बदलने हैं। तो चिन्ह आप बदल लोगे तो आपके पास 30p से 30p कट जाएगा, विलोपन हो जाएगा और 6q जमा 15q हो गए 21q और 12 में से 5 के रह गए 7। तो 21q क्योंकि आपके 7 के बराबर है तो q आ जाएगा 7/21 और 7/21 कितना होता है, 7 एकम 7 7 21 मतलब 1/3। तो q का मान आ जाएगा आपका 1/3, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। q का मान आ जाएगा 1/3। अब आपको क्या करना है, ये q का मान रखना है समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में आप q का मान रख लीजिए। तो समीकरण 3 क्या बन जाएगा, 5p जमा q की जगह ले लिया हमने 1/3 बराबर है 2 और 5p आ जाएगा 2 माइनस 1/3 और 2 में से 1/3 को आप माइनस करोगे तो 3 दूने 6, 6 में से 1 गया 5 तो रह जाएगा 5/3। तो जो आपका p है वो आ जाएगा 5p 5/3 के बराबर है। तो p कितना आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा मतलब p आ जाएगा 5/15।
अब 5/15 जो है वो आपका कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिये 15, और आपके पास जो p का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। तो अतः जो आपका p का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। तो p का मान भी हमारे पास आ गया है, q का मान भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, जो शुरू में प्रतिस्थापन लिया था उसमें p और q का मान हमने रखना है। तो प्रतिस्थापन हमने क्या किया था, 1/x-1 p के बराबर लिया था। इसका मतलब 1/x-1 आ जाएगा हमारे पास 1/3 के बराबर। वैसे ही 1/y-2 q के बराबर, इसका मतलब 1/y-2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी समीकरण ये हल नहीं हुआ, कुछ अलग तरह के समीकरण इसमें आ गए हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x-1 को इस तरफ ले जाओगे आप और 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे आप, तो जो आपका समीकरण बन जाएगा, अब आप x-1 आ जाएगा आपका 3 के बराबर, इसका मतलब x आ जाएगा आपका 4 के बराबर। वैसे ही y-2 को इस तरफ ले आइए, 3 को इस तरफ ले आइए, तो y-2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब y आ जाएगा आपका 5 के बराबर। तो इस तरह से हमने x और y के मान निकाल लिए। तो x आपका आ जाएगा 4 और y आ जाएगा आपका 5। तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि ये जो आपकी जो वैल्यूज़ निकली उसको चेक करने के लिए आप x और y का मान यहाँ पर रख के देख सकते हैं। बायां पक्ष दायां पक्ष अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो पहले प्रश्न का 5वां भाग है, इसमें आपको दो समीकरण दिए हैं, 7x-2y/xy बराबर 5, और दूसरा समीकरण आपको दिया है 8x-7y/xy बराबर 15। तो ये जो समीकरण है इसमें आपको क्या करना है, पूरा जो समीकरण है आपको, अगर इस पूरे समीकरण को आप देख रहे हैं कि इस पूरे समीकरण को अगर आप क्या करोगे, हल करोगे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये आपके पास समीकरण दिए हैं यहाँ पर। अब इसको जब आप खोल के लिखोगे इस समीकरण को, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7x/xy। कैसे लिखेंगे आप इसको, 7x/xy। इसको जब खोल के आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 7x/xy। तो 7x/xy जब आप खोल के लिखोगे तो x से x कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा सिर्फ 7/y। वैसे ही जब इसको खोल के लिखेंगे तो ये लिखेंगे -2y/xy, -2y/xy। तो -2y/xy जब आप लिखोगे इसको तो आप पाएंगे कि यहाँ भी y से y कट जाएगा और ये बच जाएगा 2/x। तो इस तरह से आपके पास समीकरण बन गया 7/y - 2/x बराबर है 5। इसको ले लेते हैं हम समीकरण 1। वैसे ही दूसरे समीकरण में भी हम ऐसा ही करेंगे। जो दूसरा समीकरण है आपका 8x/xy मतलब 8/y, 7y/xy मतलब 7/x बराबर है 15। तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ खोलना है। ये जो आपके पास समीकरण दिया इसको खोल के जब आपने लिखा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास बन गए। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैसा ही जैसे हमने पहले प्रश्न का पहला भाग किया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया, सिर्फ x और y आगे पीछे है। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। 1/y को p के बराबर ले लेते हैं और 1/x को q के बराबर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम ये प्रतिस्थापन करेंगे तो आपके पास समीकरण क्या बन जाएगा, 7p - 2q बराबर है 5। वैसे ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, 8p = 7q बराबर है 15। तो आप देखिए अब ये हमारे पास समीकरण युग्म बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसको हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, p के गुणांक बराबर करने हैं। तो p के गुणांक बराबर करने के लिए आपको इस समीकरण 3 को गुणा करना पड़ेगा 8 से और समीकरण 4 को गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को गुणा करते हैं 8 से और समीकरण 4 को गुणा करते हैं 7 से। इससे p के गुणांक बराबर हो जाएंगे।
तो जब आप गुणा करेंगे तो 8 सते हो जाएगा 56p, 8 दूने 16q और 8 पंजे 40। तो ये आ गया आपके पास समीकरण 5। वैसे यहाँ गुणा करेंगे तो 7 8 56p, 7 सते 49q और 15 गुणा 7 105। तो ये आपके पास समीकरण 5 और समीकरण 6 आ गए। तब आपको क्या करना है, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, आपको समीकरण वैसे के वैसे ही लिखने हैं, सिर्फ नीचे वाले समीकरण के चिन्ह आपको बदलने हैं। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ 56p से 56p कट जाएगा और 16q और -49q दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -65q और 40 में से 105 माइनस किए तो आ जाएगा -65। तो q आपका आ जाएगा -65 बटा -65, मतलब q 1 के बराबर आपका आ जाएगा। तो q का जो मान है अब आपने रखना है समीकरण नंबर 3 में या 4 में। तो मैं तो 3 में ही रखता हूँ हर बार, आप 4 में भी रख सकते हो। तो q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, 7p माइनस 2 गुणा 1 बराबर है 5। अब 2 गुणा 1 होता है 2, तो 7p माइनस 2 आ गया 5 के बराबर। इसका मतलब 7p आ गया 7 के बराबर। तो p आ गया 7/7 और 7/7 कितना होता है, 1। तो अतः p भी आपका आ गया 1, p भी 1 आ गया, q भी 1 आ गया। अब ये p और q का मान आपने रखना है, ये जो शुरू में आपने प्रतिस्थापन किया था। तो अब 1/y है p के बराबर, तो 1/y 1 के बराबर होगा। तो 1/y 1 के बराबर है, इसका मतलब y 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इधर चला जाएगा, y 1 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही 1/x q के बराबर है, 1/x 1 के बराबर है, तो x भी आपका आ जाएगा 1 के बराबर। तो इस तरह से हमने ये सवाल पूरा कर लिया है। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो इसका छठा भाग है। तो यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण दिए हैं। तो पहला समीकरण है आपका 6x + 3y बराबर है 6xy। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो पूरा समीकरण है इसको xy से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर रहे हैं हम, पूरे समीकरण को xy से भाग कर दिया तो पिछले सवाल की तरह ही हो जाएगा। तो जैसे पिछले सवाल में भी हमने xy से भाग किया था, तो इसी तरीके से आया था आपके पास 6/y। यहाँ पर भी xy से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3/x, और 6xy को जब आप xy से भाग करोगे तो रह जाएगा 6। तो ये ट्रिक इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है कि आपको ये जो दिया हुआ है समीकरण, जो दोनों समीकरण आपको दिए हैं उसमें आपको xy से पूरे समीकरण को भाग कर देना है। तो वैसे ही जो दूसरा समीकरण आपको दिया है वो है 2x + 4y बराबर है 5xy। तो इसको भी आप xy से भाग कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा 2/y = 4/x बराबर है 5। तो ये आ गया आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है प्रतिस्थापन। 1/y आप p के बराबर ले लोगे। तो आपको पता चल गया कि इन समीकरणों को क्या किया हमने, xy से भाग दिया, तब इस तरह के समीकरण ये बने। तो अब हमने क्या करना है, 1/y p के बराबर ले लिया और 1/x q के बराबर ले लिया। तो 1/y जैसे ही हम p के बराबर लेंगे तो ये बन जाएगा 6p = 3q बराबर है 6। तो ये आ गया आपका समीकरण 3। वैसे ही ये वाला समीकरण बन जाएगा 2p = 4q बराबर है 5। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। अब आपको p के गुणांक बराबर करने हैं। तो p के गुणांक कैसे बराबर करने हैं, देखिए आप 2 का 6 आसानी से बना सकते हैं पूरे समीकरण को 3 से गुणा करके। तो 6p को 6p रहने दीजिए, इस पूरे समीकरण को आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो 2 का 6 बन जाएगा, तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, मतलब 1 से गुणा करते हैं, और समीकरण 4 को 3 से गुणा करते हैं ताकि उसका गुणांक p का बराबर हो जाए। तो आपके समझ में आ गया कि ये हमने क्यों किया, ताकि p के गुणांक हमारे बराबर आ सकें। तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 1 से गुणा करके तो ये समीकरण तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 6p = 3q बराबर है 6, और नीचे वाला समीकरण हो जाएगा 3 दूने 6p, 3 चौके 12q और 3 पंजे 15। तो ये आपके पास समीकरण 5 और समीकरण 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 5 से समीकरण 6 को माइनस करना है। तो माइनस करके आपको पता है कि एज इट इज़ आपको समीकरण लिखना है, और एज इट इज़ समीकरण लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके चिन्ह बदलने हैं। तो आप चिन्ह बदल देंगे। अब आप देख सकते हैं
यहाँ पर बेसिकली आपके पास आएगा, यहाँ पर 6p भी आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास 6p। तो 6p जमा 3q बराबर है 6 और 6p जमा 12q बराबर है 15। अब इस 6p से ये वाला 6p कट जाएगा, 3q में से 12q माइनस किए रह जाएंगे -9q, और 6 में से 15 आप माइनस करोगे तो रह जाएंगे -9। तो -9q -9 के बराबर है, तो q आ जाएगा -9 बटा -9, मतलब q आपका 1 के बराबर आ जाएगा। अब इस q का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, 4 में भी रख सकते हो। तो जैसे ही आप 3 में रखोगे तो बन जाएगा समीकरण 6p जमा 3 गुणा 1 बराबर है 6। अब 3 गुणा 1 होते हैं 3, 3 को दूसरी तरफ ले जाइए तो वो माइनस हो जाएगा, तो 6p आ जाएगा 6 माइनस 3 मतलब 3 के बराबर। तो p आ जाएगा आपका 3 बटा 6 के बराबर, और आप इसको काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, मतलब p आपके पास आ जाएगा 1 बटा 2 के बराबर। तो p का मान आ गया आपका 1 बटा 2 के बराबर। तब आपको क्या करना है, अब ये जो आपने प्रतिस्थापन किया था शुरू में, बस ये लेना है आपको। तो 1 बटा वाई आपने लिया था p के बराबर, तो इसका मतलब 1 बटा वाई आ जाएगा 1 बटा 2 के बराबर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इधर चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो y आ जाएगा आपका 2 के बराबर। वैसे ही 1 बटा x था q के बराबर, तो इसका मतलब 1 बटा x आ जाएगा आपका 1 के बराबर, इसका मतलब x आपका 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y का मान इसमें निकाल दिया। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है उसमें आपको 2 समीकरण दिए हैं, और ये जो 2 समीकरण है आपके पास वो है 10 बटा एक्स जमा वाई जमा 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर है 4। वैसे ही दूसरा समीकरण है 15 बटा एक्स जमा वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर है -2। तो ये आपके पास 2 समीकरण दिए हैं। तो ये जो 2 समीकरण आपके पास दिए हैं, अब आप पाएंगे इसमें कि आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या प्रतिस्थापन हम लेने वाले हैं। थोड़ा सा सोचिए कि इसमें क्या प्रतिस्थापन होगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 बटा एक्स जमा वाई को हम पी लें, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो 1 बटा एक्स जमा वाई पी के बराबर लेंगे और 1 बटा एक्स माइनस वाई क्यू के बराबर लेंगे, तो इससे बिल्कुल सिंपल समीकरण आपका बन जाएगा। तो समीकरण आपका बन जाएगा 10p जमा 2q बराबर है 4। नीचे वाला समीकरण बन जाएगा 15, अच्छा ये जो 10p जमा 2q बराबर है 4, इस समीकरण में आप पाएंगे कि ये पूरा समीकरण 2 से भाग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखिए 10 का गुणनखंड भी 2 है, 2 का गुणनखंड खुद 2 है, 4 का गुणनखंड भी 2 है। या आप ये बोल सकते हो कि इस पूरे समीकरण को हम पूरे 2 से भाग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दिया ताकि आपका एक आसान सा समीकरण बन जाए। तो 2 से भाग करने पर इस पूरे समीकरण को आपके पास समीकरण बन गया 5p जमा क्यू बराबर है 2। इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 3। वैसे ही ये वाला समीकरण बन जाएगा आपके पास 15p माइनस 5q बराबर है -2। ये ले लिया हमने समीकरण नंबर 4। तो ये 2 आपके पास समीकरण आ गए। अब आपको क्या करना है, p के गुणांक बराबर करने हैं। तो अब देखिए 5 का आप आसानी से 15 बना सकते हैं, 5 3 15। तो अब क्या कीजिए, समीकरण 3 को पूरे को 3 से गुणा कर लीजिए, p का गुणांक बराबर हो जाएगा, 4 को वैसे ही रहने दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 5p जमा q बराबर है 2, जो समीकरण है इसको 3 से गुणा किया, नीचे वाले समीकरण को वैसा ही रहने दिया, मतलब 1 से गुणा किया। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15p जमा 3q बराबर है 6 आ जाएगा। नीचे वाला समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं, तो 15p माइनस 5q बराबर है -2। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को माइनस करना होता है, क्योंकि p के गुणांक आपने बराबर कर लिए। तो समीकरण 5 से समीकरण 6 को हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। तो समीकरण 5 से समीकरण 6 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने एज इट इज़ ही क्या करना है, अब समीकरण को लिखना है। तो आप समीकरण को लिखेंगे, आपने लिख दिया 15p जमा 3q बराबर है 6। दूसरा समीकरण भी लिख दिया 15p माइनस 5q बराबर है -2। अब आपको क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। तो चिन्ह परिवर्तन भी कर दिया आपने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 15p से 15p कट जाएगा,
और 3q और 5q हो गए 8q, और 6 और 2 हो गए 8, तो इसका मतलब 8q 8 के बराबर आ जाएगा, और 8q 8 के बराबर आने का मतलब है q आ जाएगा आपका 1 के बराबर। अब ये जो q आपके पास 1 के बराबर आया है, इसका मान आपने रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में q 1 का मान रख लीजिए, तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 5p जमा 1 बराबर है 2। इसका मतलब 5p बराबर है 2 माइनस 1, 5p बराबर है 1। तो 5p अगर 1 के बराबर है तो p कितना आएगा, 5 उस तरफ चला जाएगा तो p आ जाएगा 1/5। तो q आपका 1 आ गया और p आ गया 1/5। अब ये जो p और q का मान है ये रखना है आपने यहाँ पर, जो आपने शुरू में प्रतिस्थापन किया था। तो अब 1/x जमा y है p के बराबर, इसका मतलब 1/x जमा y है 1/5 के बराबर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x जमा y किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। तो आपके पास आप पाएंगे कि अब एक नया समीकरण बन गया है, और वो जो नया समीकरण है वो क्या है, x जमा y बराबर है 5। वैसे ही 1/x माइनस वाई क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब 1/x माइनस वाई 1 के बराबर है, इसका मतलब x माइनस वाई है वो 1 के बराबर है। तो ये आपके पास दो नए समीकरण बन गए। तो अभी तक नहीं हुआ था, इस बार ऐसा हुआ कि आपने समीकरण हल किए, अब नए समीकरण बन गए हैं। तो अब क्या करना है आपको, इन नए समीकरणों को भी से आपको x और y का मान निकालना है। अगर आप ध्यान से इन दोनों समीकरण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो दो समीकरण आपके पास नए बने हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि y के गुणांक भी बराबर हैं, x के गुणांक बराबर हैं, पर y के गुणांक बराबर तो है पर उनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो अगर आप समीकरण 7 में समीकरण 8 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, समीकरण 7 में अगर आप समीकरण 8 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो अपने आप ही विलोपन हो रहा है। तो कई बार जैसे हम अभी तक पढ़ते आए थे कि विलोपन माइनस करके ही होता है, तो यहाँ पर हमको ऐसे समीकरण आ गए कि आप प्लस भी करेंगे दोनों समीकरणों को तो आपका y का विलोपन हो रहा है, तो y का विलोपन हो रहा है तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे विलोपन कैसे, समीकरण 7 और 8 को जोड़कर। अभी तक हम घटाते थे, जैसे यहाँ पर हमने 5 से 6 को माइनस किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 7 और 8 को जोड़ रहे हैं। तो हम समीकरण 7 और 8 को जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, x और x हो गए 2x, y से y का विलोपन हो जाएगा, कट जाएंगे क्योंकि जमा का y है माइनस का y है, 5 और 1 हो गए 6, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो हमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है। तो 2x आ जाएगा आपका 6 के बराबर। तो 2x आपका 6 के बराबर आ गया, इसका मतलब x आ जाएगा आपका 3 के बराबर। तो जो x आपका 3 के बराबर आ गया, इसका मान आप चाहे समीकरण 7 में रखो चाहे 8 में रखो, आपके y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो समीकरण 7 में हमने मान रख दिया तो क्या आ जाएगा, x की जगह ले लेंगे हम 3, तो 3 जमा y बराबर है 5, इसका मतलब y बराबर है 5 माइनस 3, क्योंकि 3 उस तरफ चला जाएगा, तो y आ जाएगा आपका 2 के बराबर। तो x आपका 3 आ गया, y आपका 2 के बराबर आ गया। वैसे ही चलते हैं हम पहले प्रश्न के 8वें भाग पे। तो यहाँ भी आपको दो समीकरण दिए हैं, 1/3x जमा y जमा 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4। दूसरा समीकरण 1/2 गुणा 3x जमा y माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर है -1/8। तो आप सोचिए कि यहाँ पर हमने क्या प्रतिस्थापन करना है। तो प्रतिस्थापन ऐसा होना चाहिए जो दोनों समीकरणों में लगता हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी 1/3x जमा y है, यहाँ भी 1/3x जमा y है। तो हम जो प्रतिस्थापन करेंगे वो यही करेंगे, 1/3x जमा y को हम p के बराबर ले लेंगे और 1/3x माइनस y को हम q के बराबर ले लेंगे। तो ऊपर जो समीकरण बन जाएगा वो है p जमा q बराबर है 3/4। और भिन्न हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण बन जाएगा 4p जमा 4q बराबर है 3। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। वैसे ही समीकरण को भी वैसे करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा p/2 माइनस
q बटा 2 बराबर है -1/8। अब ये भिन्न हटाने के लिए हम पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 से इस पूरे समीकरण को गुणा करेंगे तो सारी भिन्नें हट जाएंगी और आपके पास समीकरण बन जाएगा 4p - 4q बराबर है -1। तब आप देख पा रहे हो इसमें कि जो जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था कि यहाँ पर देखिए 4q है, यहाँ पर -4q है। अगर हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो q अपने आप ही विलोपन हो जाएगा और p का मान आपका निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो गुणांक है उनको बराबर करने की जरूरत नहीं, p के गुणांक यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है। तो अगर हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो p का विलोपन हो जाएगा और अगर 3 में 4 जोड़ेंगे हम तो q का विलोपन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ना ज़्यादा आसान है, हम समीकरण 3 में 4 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 4q से 4q का विलोपन हो जाएगा। 4p और 4p हो गए 8p और 3 में से 1 गए 2 रह जाएंगे। इसका मतलब 4p जमा 4q बराबर है 3। ये दोनों समीकरण हमने लिख दिए और इनको जोड़ दिया तो जोड़ के आ गया 8p बराबर है 2, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए आपके पास कट गए। यहाँ पर 4q से 4q कट गया और आपके पास आ गया 8p 2 के बराबर। तो p आ गया 2/8, इसको काट लीजिए आप, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो इसका मतलब p आपका 1/4 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो p 1/4 का मान है ये हमने रखना है किसी भी समीकरण में। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, आप इस वाले समीकरण में भी रख सकते हो, 3 में रख सकते हो, इस वाले में रख सकते हो, 4 में रख सकते हो। तो मैं तो p का मान समीकरण 3 में रख रहा हूं मैं। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है आपका 4p जमा 4q बराबर है 3। तो इसमें हम रख रहे हैं p का मान, तो आपका ये बन जाएगा समीकरण 4p की जगह ले लिया 1/4 जमा 4q बराबर है 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1। उस 1 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो 3 में से 1 गया 2, तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 4q बराबर है 2 या q बराबर है 2/4। अब 2/4 को भी आप हल करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो q का मान आ गया आपका 1/2 के बराबर। तो ये जो q, p और q के आपके जो मान आ गए हैं, तो अब आपने क्या करना, जो शुरू में प्रतिस्थापन किया था वो क्या था, 1/3x जमा y p के बराबर लिया था। तो इसका मतलब जो 1/3x जमा y है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर, क्योंकि p हमने पीछे निकाला है 1/4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 3x जमा y बराबर है 4। ये आ गया आपका समीकरण 5। वैसे ही 1/3x माइनस y q के बराबर लिया हमने, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास आ जाएगा 1/3x माइनस y q के बराबर लिया था हमने, तो 1/3x माइनस y आ जाएगा 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y आ जाएगा आपका 2 के बराबर। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 6। अब आप दोबारा देख पा रहे हैं कि 5 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो y का विलोपन हो जाएगा, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 5 जमा 6, तो 5 में 6 जोड़ दिया तो 3x और 3x हो जाएगा 6x, y का विलोपन हो जाएगा, y से y कट जाएगा और 4 और 2 हो गए 6। तो 6x आ गया 6 के बराबर, इसका मतलब x आ जाएगा 6/6 और 6/6 कितना होता है 1, तो x आ गया आपके पास 1 के बराबर। अब x का मान आप समीकरण 5 में रख दीजिए, तो समीकरण 5 क्या बन जाएगा, 3x मतलब 3 गुणा 1 जमा y बराबर है 4। अब 3 एकम होते हैं 3, 3 को दूसरी तरफ ले जाइए तो y बन जाएगा 4 - 3 और 4 - 3 कितने होते हैं 1, तो y आ गया आपके पास 1। तो इस तरह से हमने x और y का मान इसमें निकाल दिया, x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया। वैसे ही अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। तो जो दूसरा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए।
तो पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप कभी स्विमिंग की हो आपने, तो आप पाएंगे कि अगर जिस तरफ को नदी चली है, जिस तरफ को धारा चली है, उस तरफ को आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप धारा के ऑपोजिट चलना चाहोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो जो चीज़ें हमने निकालनी है उसी को हम मान लेते हैं। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये हमें निकालना है, इसी को हम मानेंगे। तो माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही धारा की चाल मान लीजिए वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या दिया हुआ है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर ये तैर सकती है। तो जो धारा के जो अनुकूल चाल है वो कितनी आ जाएगी। अब धारा के अनुकूल जो चाल है उसमें मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो चालें जुड़ जाती है। जिस तरफ को धारा चली है उस तरफ को आप स्विमिंग करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल चाल में ये दोनों स्पीड्स आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये आ जाएगी आपके पास, धारा के अनुकूल चाल आ जाएगी x जमा वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास दूरी है 20 किलोमीटर, समय है 2 घंटे। इसका मतलब कि 20 किलोमीटर चल रही है आपके 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो x जमा वाई आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 20/2। तो 20/2 कितना हो गया आपके पास, 10। तो इसलिए धारा के अनुकूल जो चाल है वो x जमा वाई किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20/2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। 20/2 कितना होता है, 10। तो पहला समीकरण बन गया आपके पास x जमा वाई बराबर है 10। अब धारा के प्रतिकूल ये स्पीड्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो धारा के प्रतिकूल चाल आ जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अब आपने 1 घंटे में देखना है कितना चलेगी वो। तो 4 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब x माइनस वाई जो आ जाएगा वो आपका 4/2 मतलब 2 के बराबर आ जाएगा। तो दूसरा समीकरण आपका बन गया x माइनस वाई बराबर है 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही आ गया कि y से y का विलोपन हो सकता है अगर हम समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दें। तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, गुणांक पहले से ही बराबर है x के, y के गुणांक बराबर है और उनके चिन्ह अलग अलग है। तो इसलिए हमने क्यों माइनस करना, हम इनको जमा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे आप तो x में x जुड़ गया 2x, y से y कट जाएगा और 2x आ जाएगा आपका 10 और 2 12 के बराबर। तो 2x 12 आ गया, इसका मतलब x आ जाएगा 6 के बराबर। अब x का मान आप रख लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 6 जमा वाई बराबर है 10। y आ जाएगा 10/10 6, और 10 - 6 कितना होता है, 4। तो x 6 आ गया और y 4। x क्या था, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और y क्या था, धारा की चाल। अतः धारा की चाल बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमने ये दूसरा प्रश्न कर लिया। वैसे ही दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्यों को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्यों को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो ये जो प्रश्न है इसमें जो पूछा है वे, पहले तो अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, तो उसी को हम मान लेंगे। तो हम मानते हैं कि एक महिला द्वारा कार्यों को पूरा करने में लिए गए जो कुल दिन है वो है x, कि मान लो वो x दिन में महिला अपना जो काम है वो ख़त्म कर रही है, और माना जो एक पुरुष है वो जो काम करने के लिए जो दिन लगा रहा है वो है y। अब आप देखिए कि एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ
कि मान लीजिए कि कोई महिला 5 दिन लगा रही है एक काम को करने में, 5 दिन नहीं 2 दिन लगा रही है एक काम को करने में। कोई महिला है 2 दिन लगा रही है वो एक काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो? ऑब्वियसली आधा, मतलब 1/2। तो वैसे ही अगर कोई महिला x दिन लगा रही है पूरा काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी वो करेगी 1/x। तो वैसे ही एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/y। अब हमें क्या दिया है? पहली शर्त जो है हमारी वो है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को करते हैं 4 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितने करेंगी 2 महिलाएं? 2/x, 5 पुरुष 5/y, और 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। तो ये आपके पास समीकरण बन गया 2/x = 5/y बराबर है 1/4। वैसे ही जो दूसरी शर्त है उसमें क्या दिया है? 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, मतलब 3/x जमा 6/y बराबर है 1/3। तो अगर आपको याद रखना हो, जो काम और समय वाले प्रश्न होते हैं इसमें बेसिकली उल्टे समीकरण बनते हैं। कैसे समीकरण बनते हैं? उल्टे, क्योंकि ये बेसिकली जो इनका समानुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। काम और समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसके समीकरण उल्टे बनते हैं। अगर आपको याद रखना हो तो 2/x जमा 5/y 1/4 के बराबर होगा, 3/x जमा 6/y 1/3 के बराबर होगा। तो देखिए आपके पास 2 समीकरण बन गए, और ये वैसे ही समीकरण है कि इसमें आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। और प्रतिस्थापन क्या करेंगे आप? 1/x p के बराबर ले लेंगे और 1/y q के बराबर ले लेंगे। तो इससे आपके पास समीकरण बन जाएगा 2p जमा 5q बराबर 1/4। और 4 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण को आप 4 से गुणा कर लेते हैं, तो समीकरण बन जाएगा 8p जमा 20q बराबर 1। वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा 3p जमा 6q बराबर है 1/3। और इस 3 को हटाने के लिए आपको इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9p जमा 18q बराबर है 1। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब आपको क्या करना है? इनके गुणांक बराबर करने हैं। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप? समीकरण 3 को करेंगे 9 से गुणा, समीकरण 4 को करेंगे 8 से गुणा। तो समीकरण 3 को आपने कर लिया 9 से गुणा, और समीकरण 4 को कर लिया आपने 8 से गुणा। तो गुणा करेंगे तो 9 8 72p, 20 9 180q, और 9 1 9 बन जाएगा। वैसे ही 8 9 72p, 18 8 144q बराबर है 8 1 8। अब आप देख पा रहे हो कि p के गुणांक बराबर हो गए। तो अब आपको क्या करना है? समीकरण 5 से समीकरण 6 को माइनस करना है। तो 5 से 6 को जब आप माइनस करोगे तो एज इट इज़ लिखना है, बस नीचे वाले जो समीकरण के चिन्ह आपको बदलने हैं, चिन्ह बदल लीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 72p से 72p आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और आपके पास 180 में से 144 माइनस करोगे तो रह जाएगा 36q, 9 में से 8 माइनस करोगे तो रह जाएगा 1, तो q आ जाएगा आपका 1/36। तो ये जो q का मान है ये आपको अब रखना है समीकरण में। तो q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो समीकरण 3 था वो क्या था? 8p जमा 8p जमा 20q। तो 20q की जगह क्या लिख दिया आपने? 20/36, क्योंकि q कितना है आपका? 1/36 है, तो ये आ गया 1 के बराबर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इससे पीछे जो आपके पास समीकरण था वो ये है, समीकरण 3 8p जमा 20q बराबर है 1। ये समीकरण है जिसमें हमने मान पुट करना है q का। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया था। तो आपके पास जैसे ही आप समीकरण 3 में q का मान रखोगे तो क्या बन जाएगा? 8p जमा 20q, q की जगह रख दिया 1/36, तो 20/36 बराबर है 1। अब 20/36 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, वो माइनस हो जाएगा, तो 8p आ जाएगा 1 माइनस 20/36। 36 को यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 36 से कम 36, 36 में से 20 गए 16, तो 8p आ गया 16/36। तो p कितना आ जाएगा? p आ जाएगा 16/36 गुणा 8। और ये जो 16/36 गुणा 8 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 कम 8, 8 दूने
16 हो जाएगा। 2/36 मतलब 1/18 आपके पास रह जाएगा। तो P आपके पास आ जाएगा 1/18। तो ये आपने P और Q के मान इसमें निकाल लिए। लेकिन हमने P और Q के मान नहीं निकालने हैं, हमने निकालने हैं X और Y के मान। तो अब 1/x आपने लिया है P के बराबर, तो इसका मतलब जो 1/x है वो 1/18 के बराबर आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x आ जाएगा आपका 18 के बराबर। वैसे ही 1/y क्यू के बराबर है, तो 1/y 1/36 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब y आ जाएगा आपका 36 के बराबर। तो इस तरह से हमने x और y निकाल लिया। तो x और y हमने लिए क्या थे? x लिया था हमने एक महिला द्वारा कार्यों को पूरा करने में लिए गए दिन। तो अतः एक महिला द्वारा कार्यों को पूरा करने में लिए गए कुल दिन कितने हैं? 18। और y क्या लिया था हमने? पुरुष द्वारा, अकेले पुरुष द्वारा लिए गए दिन। तो अतः एक पुरुष द्वारा कार्यों को पूरा करने में लिए गए कुल दिन होते हैं 36। तो इसका मतलब जो पुरुष हैं बड़े आराम से काम कर रहे हैं, तभी उन्होंने ज़्यादा दिन लगाए, 36 दिन लगाए। और महिलाओं ने फास्ट काम किया और उन्होंने सिर्फ 18 दिन लगाए। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया। तो थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, पर अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो वैसे ही इसी दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग ये है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल याद कीजिए। तो जो चीज़ आपने निकालनी है पहले उसी को मानेंगे आप। तो माना रेलगाड़ी की चाल वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, वैसे ही माना बस की चाल वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको जो दूरी दी है वो है 300 किलोमीटर, क्योंकि रूही को चलना है 300 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लगाएगी? तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा, अब आपको पता है कि समय होता है दूरी बटा गति। तो समय कितना होता है? दूरी बटा गति। तो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर चलना है उसने, और गति कितनी है रेलगाड़ी की? x। तो इसलिए 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 60/x। वैसे ही अब उसने 60 किलोमीटर तो चला रेलगाड़ी द्वारा, शेष बस द्वारा यात्रा करनी है। तो 300 में से 60 किलोमीटर चला उसने रेलगाड़ी द्वारा, अब कितना किलोमीटर रह गया उसको? 240 किलोमीटर। तो शेष यात्रा 240 किलोमीटर करेगी वो बस द्वारा। तो 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय आ जाएगा 240/y घंटे। अब जो पहली शर्त, जो कुल समय हो जाएगा वो हो जाएगा 60/x जमा 240/y। और ये जो समय आपको दिया है पहली शर्त के अनुसार, ये कितना दिया है? 4 घंटे। तो इसलिए जो कुल समय लगाएगी वो बस से और रेलगाड़ी से, वो जो समय होगा किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। तो ये आपका समीकरण बन गया, मतलब 60/x जमा 240/y बराबर है 4। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा समीकरण है ये 4 से भाग हो सकता है, क्योंकि इसमें सबके गुणनखंड 4 है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। इसको पूरे समीकरण को हम 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 से भाग करने पर आपके पास समीकरण बच जाएगा 15/x जमा 60/y बराबर है 1। तो पहली शर्त से हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त क्या कहती है? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलना है और बाकी बस से। तो हम वैसे ही क्या करेंगे, 100 किलोमीटर के लिए जो आपके पास समीकरण बन जाएगा, जो समय बन जाएगा ऊपर वाले की तरह वैसा ही बन जाएगा। तो 100/x जमा 200/y, क्योंकि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, बाकी कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी बच गई? 200 किलोमीटर। तो 100/x जमा 200/y। और टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट अधिक, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट अधिक। तो 4 घंटे से 10 मिनट अधिक मतलब हमें 10 मिनट को भी घंटों में बदलना है। तो 4 घंटे से 10 मिनट अधिक का मतलब हो गया 4 सही 10/60 घंटे। कितने घंटे हो गए? 4 सही 10/60 घंटे, क्योंकि 10 मिनट को भी हमने घंटों में बदल दिया, और मिनट को घंटों में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 10/60 है,
अब इसको आप अगर आप मिश्र भिन्न को हल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएगा क्योंकि 10/60 है। अब 6 को आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, 24 और 1 हो जाएंगे 25, तो ये आ जाएगा 25/6। तो आपके पास जो समीकरण बच जाएगा वो है 100/x जमा 200/y बराबर है 25/6। इसको ले लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो ये दो आपके पास समीकरण आ गए हैं। तो अब ये जो दो समीकरण है आपके पास, इसमें हमने रख दिया 1/x p के बराबर और 1/y q के बराबर। तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 15p जमा 60q बराबर है 1, और दूसरा समीकरण 100p जमा 200q बराबर है 25/6। अब आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, इसमें से भिन्न भी हटानी है। तो भिन्न हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे समीकरण को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 से जब आप गुणा करोगे तो समीकरण बन जाएगा आपका 600p जमा 1200q बराबर है 25, पर 25 से ये पूरा समीकरण भाग भी हो जाता है। तो बेसिकली इस समीकरण को हमने क्या किया, पूरे समीकरण को पहले 6 से गुणा किया और 6 से गुणा करने के बाद पूरे समीकरण को 25 से भाग भी दे दिया। 25 से भाग क्यों दे दिया, क्योंकि इस पूरे समीकरण में सारे के सारे ये 25 के गुणनखंड है। तो उससे आपके पास एक आसान से समीकरण बन जाएगा। तो आपके पास समीकरण बन गया 24p जमा 48q बराबर है 1। तो एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा, ये जो समीकरण आपके पास बना था इसमें आपने क्या किया, पूरे समीकरण को पहले 6 से गुणा किया ताकि भिन्न हट जाए। जैसे ही भिन्न हट गई उसके बाद 25 से इस पूरे समीकरण को दोबारा से भाग कर दिया, तब आपके पास ये समीकरण आएगा 24p जमा 48q बराबर है 1। तो ये दो आपके पास समीकरण आ गए, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, p के गुणांकों को बराबर करना है। तो p के गुणांकों को कैसे बराबर करेंगे आप, 15 को 24 से गुणा करोगे, मतलब समीकरण 3 को आप 24 से गुणा करोगे और समीकरण 4 को 15 से गुणा करोगे। तो या एक और तरीका है आपके पास, 15 और 24 का आप एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समावर्तक वो होता है 120। तो आपने क्या करना है, 15 को भी 120 बनाना है, 24 को भी 120 बनाना है। तो आप क्या करते हो, तीसरे समीकरण को करते हो 8 से गुणा ताकि 15 8 हो जाए 120। चौथे समीकरण को करते हैं आप 5 से गुणा ताकि 24 पंजे हो जाए 120। तो ये पता लगाने के लिए आपको इन दोनों गुणांकों का सिर्फ एलसीएम लेना होता है। तो 15 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो आप दोनों समीकरणों को आपको 120 बनाना है। तो इसीलिए हमने समीकरण नंबर 3 को 8 से गुणा किया और समीकरण नंबर 4 को 5 से गुणा किया। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 120, और यहाँ पर 8 छके 48, 480q बराबर है 8। अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, 48 पंजे 240q बराबर है 5। अब आप देख सकते हो p के गुणांक बराबर हो गए, तो आपको समीकरण 5 में से समीकरण 6 को माइनस करना है। तो आपको एज इट इज़ ये समीकरण लिखने हैं और उसके बाद नीचे चिन्ह बदल देने हैं। तो चिन्ह आप अगर बदल दोगे तो आप देखेंगे कि 120p से 120p कैंसिल हो जाएगा। 480 में से 240q माइनस के तो रह जाएगा 240q, और 8 में से 5 के रह गए 3। तो q आ जाएगा 3/240, और 3/240 होता है 1/80 के बराबर। तो आपके पास q आ गया 1/80। तो ये जो q का जो मान है आपको ये रखना है समीकरण 3 में। तो q का मान आप रख देंगे समीकरण 3 में। तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 15p जमा 60 गुणा 1/80 बराबर है 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा ये, या इसको आप 6/8 भी रहने दे सकते हो, या काटना है तो काट दिए। 3 दूने 6 और 3 चौके 8, सॉरी 2 3 6 और 2 चौके 8 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 से ऊपर नीचे काट दिया इसको, 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा 2 चौके 8। और ये जो 3/4 यहाँ पर आया इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 15p आ गया 1 माइनस 3/4 के बराबर। अब 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1, तो 15p आ गया 1/4 के बराबर।
तो P आ जाएगा आपका, 15 भी उस तरफ चला जाएगा तो P आ जाएगा 1/4 गुणा 15, मतलब P 1/60 के बराबर आ जाएगा। अब हमने शुरू में क्या लिया था, हमने लिया था 1/x P के बराबर और 1/y Q के बराबर। तो अब 1/x P के बराबर है तो इसका मतलब 1/x 1/60 के बराबर है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x आ जाएगा आपका 60 के बराबर। वैसे ही 1/y Q के बराबर है, इसका मतलब 1/y 1/80 के बराबर है, तो y आ जाएगा आपका 80। अब ये x और y क्या लिए थे हमने शुरू में, तो वही लेंगे हम। अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। माना नहीं आएगा यहाँ पर, माना तो हमने शुरू में लिया था। अब क्या आएगा, बस की चाल बराबर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं सोचता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। अगर एंजॉय किया होगा तो शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।